अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मसल के बारे में, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर वो मसल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं मसल बेसिकली है क्या। मसल बेसिकली क्या है, एक कंट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट और लेस करता है और उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है, हमारी जॉइंट स्टेबिलिटी, उसके अलावा पोस्चर, और साथ में हमारा क्या करता है कि हीट प्रोडक्शन का जो पीरियड उसमें भी हेल्प आउट करता है। तो यहाँ पे ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। उसके साथ ये क्या करता है कि हमारा पोस्चर जो है उसको मेंटेन करने के साथ दूसरा जो काम जो हीट प्रोडक्शन का जो हीट सिंथेसिस होती है, एनर्जी प्रोडक्शन के ब्रेक डाउन के नतीजे में वहाँ पे भी हेल्प आउट करता है। तो मसल बेसिकली क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, कंट्रैक्टाइल टिश्यू या कंट्रैक्टाइल ऑर्गन जो किससे मिलकर बनता है, मसल फाइबर्स, जिन्हें हम मसल सेल भी कहते हैं, वहां पे पाए जाने वाली वास्कुलर सप्लाई, वहां पे पाए जाने वाली नर्व सप्लाई, और वो कनेक्टिव टिश्यू जिसके जरिए ये क्या करता है, बोन के साथ या बाकी स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है। तो ये कंट्रैक्टाइल ऑर्गन है जो मसल फाइबर, वास्कुलर सप्लाई कंटेन किए होता है, नर्व सप्लाई कंटेन करता है, और कनेक्टिव टिश्यू बोन के साथ, मतलब टेंडन जिस तरह जुड़ता है, टेंडन के थ्रू जो बोन के साथ अटैच होता है। तो इस तरह ये हमारी बॉडी के अंदर क्या पैदा करता है, ये मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, लोकोमोशन, उसके अलावा पोस्चर स्टेबिलिटी, पोस्चर को मेंटेन हेल्प करता है, उसके अलावा हीट प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। ये तो वो तमाम काम है जो हमारा मसल करता है। अब इसके ये थे, हमने इसके पहले काम। अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अब मसल को अगर हम बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ जाएं, उस लिहाज से देखते हैं। सबसे पहले हम हम एक सेल लेवल से बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक, या फिर उस सेल लेवल से उससे नीचे मॉलिक्यूलर लेवल की तरफ हम उसको दो तरह से पढ़ते हैं। चलो हम शुरू करते हैं कि सेल लेवल से हम शुरू करते हैं, फिर उसका एक बड़ा लेवल की तरफ जाते हैं, फिर उससे क्या करेंगे, उससे सेल से निचले लेवल को हम देखते हैं। सेल जो है या मसल जो है, उन्हें हम मसल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। अब मसल फाइबर्स को हम मसल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसल सेल भी कहते हैं। अब मसल सेल जब कंबाइन जो है, जो मसल सेल है, उनके ऊपर मसल सेल जो है ये भी बाकी सेल की तरह ही होते हैं। मसल सेल भी क्या होते हैं? बाकी सेल की तरह ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है ये एक लॉन्गिट्यूडनल, सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है।
यानी क्या है कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जिन्हें हम मसल फाइबर्स कहते हैं। अब ये इसकी क्या है, ये वाला एरिया उसका क्या है, साइटोप्लाज्म। इसका क्या है एरिया, क्या है, साइटोप्लाज्म। और इसके गिर्द एक लेयर होती है, ये एरिया साइटोप्लाज्म, और ये वाली जो है ये इसकी क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है मसल सेल के, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोमाइजिन। यानी ये मसल सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और उसके गिर्द ये वाली जो पहली कवरिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइजिन। अब ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो सेल को इनक्लोज करती है। अब सेल के बाहर ये वाला जो थोड़ी बहुत स्पेस है, इसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस कहते हैं। यहाँ पे पाया जाने वाला तमाम फ्लूइड सेल के अंदर आ जा रहा होता है, यहाँ उसकी मतलब ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो एंडोमाइजिन क्या करती है, एक सेल को कवर अप करती है या रैप करती है, ठीक। अब उसके बाद ये जो मसल सेल हैं, ये जो मसल सेल्स हैं, ये इकट्ठे होकर एक बंडल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक बंडल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यानी काफी सारे मसल सेल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। अब उस मसल बंडल्स को हम जो, इसमें मसल सेल्स जो हैं, यानी मसल सेल्स जो क्या बनाते हैं, बंडल। क्या बनाते हैं, बंडल या फिर ग्रुप। तो मसल सेल्स का वो बंडल या वो ग्रुप, वो क्या कहलाता है, फेसिकल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फेसिकल। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स या बंडल ऑफ सेल जो क्या कहलाता है, फेसिकल्स कहलाता है। अब इस फेसिकल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइजियम। यानी ये एक सेल था, इस तरह के 12, 13, 50 सेल जो हैं वो इकट्ठे हो गए। यानी इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रा कर लूं, इसको मैं एक लाइन के लिहाज से उसको सेल ही कहता हूँ। यानी ये भी एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, ये पांचवा सेल। अब ये 5-6 सेल हैं। अब इन सेल्स के ऊपर ये जो कवरिंग है, इन सेल्स के ऊपर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइजियम। अब इसे पूरे बंडल को हम क्या बोलते हैं, फेसिकल। और इस बंडल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमाइजियम। क्या बोलते हैं, पेरीमाइजियम। और ये मिडल लेयर, ये क्या है, मिडल लेयर। जिस तरह मैं अगर मार्कर की एग्जांपल हो, जो मार्कर एक इंडिविजुअल सेल, मसल सेल। अब इसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो क्या कहलाएगी, एंडोमाइजियम। अब इसी तरह ये दूसरा सेल है, इसके ऊपर जो कवरिंग होगी वो भी एंडोमाइजिन, इस सेल के ऊपर जो कवरिंग होगी वो भी एंडोमाइजिन। अब ये चारों जो है ये क्या बन गए, एक बंडल बन गया। ये क्या बन गया, एक पूरा बंडल बन गया। इस बंडल को हम क्या बोलेंगे, फेसिकल्स। इस बंडल को हम क्या कहेंगे, फेसिकल। अब इस फेसिकल या ग्रुप के ऊपर जो एक कवरिंग होगी उसे हम क्या बोलेंगे, पेरीमाइजिन। क्या बोलेंगे, पेरीमाइजिन। अब इस तरह के काफी सारे बंडल मिलके एक ओवरऑल मसल बैली बनाते हैं। यानी इस तरह के अगर मैं कोई 15-20 मार्कर और ले आऊं और उनके 4-5 ग्रुप बना लूं, और 4-5 ग्रुप जो मिलके जो एक पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मसल या मसल बैली, ठीक है। यानी इसी तरह के कई फेसिकल, 4 फेसिकल्स मिल जाते हैं। यानी फेसिकल्स लेटर ऑन मिलके सारे का सारा क्या बनाएंगे, एक मसल बैली या पूरा मसल सेल बनाएंगे। पूरा क्या बनाएंगे, मसल बनाएंगे। यानी काफी सारे फेसिकल्स जो मिलेंगे। तो जिस तरह मैंने एग्जांपल ली, ये 4 मार्कर मिलके क्या बना रहे थे, एक फेसिकल्स बना रहे थे। तो अगर हम इसको यहां पे ड्रा करते हैं,
ये एक फेसिकल हो गया। ये दूसरा फेसिकल हो गया। अब ये तीसरा फेसिकल हो गया। अब ये वाली जो लेयर है, ये मैंने आपको बताया, ये पेरीमाइजियम, ये मसल सेल्स है जो ग्रुप में भाग, जिन्हें हम फेसिकल्स कहें, ग्रुप में हम इन्हें फेसिकल्स कहें। अब ये पेरीमाइजियम, अब इन पेरीमाइजियम के ऊपर जो एक लेयर होगी पेरीमाइजियम के, ये यानी इन फेसिकल्स को जो कवर करेगी, सारे बंडल्स को जो कवर करेगी, उस लेयर को हम बोलते हैं एपीमाइजियम। इस पूरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपीमाइजियम, जो इन तमाम बंडल्स को क्या करती है? इनक्लोज करती है। अगर हम क्रॉस सेक्शनली देख लें, क्या देख लें? क्रॉस सेक्शनली ये सारे के सारे क्या हैं? एपीमाइजियम। ये सारे के सारे क्या हैं? एपीमाइजियम। अब ये वाले कंपार्टमेंट्स हैं, ये क्या हैं? कंपार्टमेंट्स। अब यहां पे ये वाले क्या हैं? मसल फाइबर या मसल सेल्स हैं। अब जो इनको इनक्लोज कर रही है, इन फेसिकल जो इन बंडल्स को, वो पेरीमाइजियम कहलाएगी। अब इनको जो इनक्लोज करते हैं वो क्या कहलाएगी? पेरीमाइजियम। जो कि मैंने यहाँ पे इसको अगर मैं कहूं तो ये वाले जो ग्रीन है, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूं, ये क्या है? पेरीमाइजियम। और ये वाली जो सारे बंडल्स को इनक्लोज कर रही है, ये क्या कहलाएगी? एपीमाइजियम। अब ये वाले जो लोकल साइट है, ये पेरीमाइजियम के बाहर वाली, जो यहाँ पे आपकी जो वेसल्स है, नर्व सप्लाई है, वो यहाँ पे रन करती है। क्या करती है? नर्व सप्लाई वो क्या करती है? रन करती है। अब ये लेयर्स और यहाँ पे ये कंपार्टमेंट्स और उसके जो मसल सेल, अब ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख ली। तो अगर हम लेयर जो पढ़ी हैं, पेरीमाइजियम, एपीमाइजियम और उसके अलावा एंडोमाइजियम, अब ये बेसिकली क्या है? कोलेजन फाइबर और रेटिकुलर जो फाइबर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन से बनने वाली कनेक्टिव टिश्यू या कवरिंग लेयर्स हैं। ये लेटर ऑन सारी कंबाइंड होके क्या करती हैं? एक टेंडन के साथ इंटरवीन करती हैं। फिर वो टेंडन क्या होता है? बोन के साथ अटैच होता है। यानी यहाँ पे एंडोमाइजियम जो इंडिविजुअल सेल को इनक्लोज करती है, पेरीमाइजियम जो ग्रुप ऑफ सेल्स या बंडल फेसिकल्स को इनक्लोज करती है, और उसके बाद एपीमाइजियम जो पूरे मसल को इनक्लोज करती है। ये सारी क्या करती हैं? जो एक्सटेंशन है लेटर ऑन, ये क्या करती है? टेंडन के साथ इंटरवीन करती हैं, जिसके बाद वो बोन के साथ क्या हो सकता है? अटैच होता है। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब ये जो एंडोमाइजियम, इसमें जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहां पे जो टेंशन प्रोड्यूस होती है, इस क्या नाम? एंडोमाइजियम। फिर इसी तरह ग्रुप ऑफ सेल्स की जो पेरीमाइजियम के थ्रू, और इस तरह सारे जो ग्रुप इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते, तो वहां पे एपीमाइजियम के थ्रू वो जो टेंशन है वो टेंडन को ट्रांसफर होती है, और उसकी वजह से जो मोशन है वो प्रोड्यूस होती है। यानी ओवरऑल यहाँ पे जो सेलुलर लेवल पे जो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन चेंजेस आती हैं, उनकी वजह से जो टेंडन जिसके साथ बोन के साथ अटैच होता है, वो उस मूवमेंट को पैदा करने में हेल्प आउट करती है। ठीक है, तो यानी ये एपीमाइजियम, एंडोमाइजियम, ये सारी लेयर जो है बेसिकली बोन के साथ अटैच या टेंडन के साथ इंटरवीन करके अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। और वहां पे यहाँ पे जो कंट्रैक्शन है वो पैदा होती है। कंट्रैक्शन से पैदा होने वाले जो मैकेनिकल चेंजेस हैं, वो लेटर ऑन हमें अपेरेंट चेंजेस जो हैं बोन के मूवमेंट के साथ देखने को मिलती हैं। तो ये सारे थे इसके स्ट्रक्चर, यानी एक मसल के बेसिक लिहाज से। तो अब लेटर ऑन हम देखेंगे मसल सेल को। क्या देखेंगे? मसल सेल को, जिसे हम मसल फाइबर भी कहते हैं।
मसल सेल जिसके हम मसल फाइबर भी कहते हैं। अब ये बेसिकली क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लॉन्ग और सिलेंड्रिकल सेल, यानी ये बाकी सेल जिस तरह हमारे स्किन के या बाकी सेल हैं उस तरह के छोटे स्ट्रक्चर का नहीं होता है। ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल है। इसमें भी बाकी स्ट्रक्चर की तरह न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, इसकी साइटोप्लाज्म भी होता है। तमाम जो मेटाबॉलिज्म के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो वहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। तो ये एक स्ट्रक्चर इसका अगर हम देखेंगे तो जो मतलब नेम जो मल्टी न्यूक्लियर, यानी इसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल सेल। तो इसका अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करें, यानी ये एक लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में ये सारे का सारा क्या है, सेल। ये एरिया इसका क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके लिए हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। यानी इसकी साइटोप्लाज्म को हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। लेकिन बाकी सेल की तरह इसकी सेल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी भी होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलीमा। लेकिन ये इसकी जो साइटोप्लाज्म है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर भी यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसके अंदर ऑर्गेनेलिस, एंजाइम्स, बेसिक रिएक्शन जो होते हैं वो सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चल रहे होते हैं। सारी चीजें इसके अंदर क्या होती हैं, चल रही होती हैं। अब इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में जो मशहूर स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन्हें हम कैल्शियम बैग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम बैग। ये बेसिकली क्या करता है कि बाकी सेल की तरह जहां पे उनके अंदर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो इसके अंदर साइटिक क्या होती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जो कैल्शियम आयन को क्या करती है, स्टोर करती है। इसी वजह से कैल्शियम आयन स्टोर करने की वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, कैल्शियम बैग्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम बैग्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो नर्व ट्रांसमिशन या बेसिक जो कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का प्रोसेस जब चल रहा होता है तो उसके नतीजे में जो आयन रिलीज होते हैं और बेसिक फिनोमेना जो रन करता है वो इस कैल्शियम आयन की स्टिमुलेशन जो क्या करती है, लेटर ऑन फर्दर कंट्रैक्शन के प्रोसेस को क्या करती है, प्रोसेस या लीड करती है। तो इस लिहाज से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो इसकी रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो जो स्पेशली एक मोटर एंड प्लेट है और दूसरा क्या नाम है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। क्या है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैल्शियम बैग है, तो अगर हम टी ट्यूब्यूल या ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल जिन्हें हम कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, इसी सेल मेम्ब्रेन यानी सार्कोलीमा की एक ट्यूब्यूल प्रोजेक्शन है जो इंटीरियर टू द यानी साइटोप्लाज्म की तरफ धंसी होती है। अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा कर लूं तो यानी ये बेसिकली क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब्स होती हैं जो क्या करती हैं कि इंटीरियर टू द साइटोप्लाज्म मूव होती है। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, टी ट्यूब्यूल्स। इनके साथ यहाँ पे फिर क्या होते हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कैल्शियम बैग्स अटैच होते हैं। यहाँ पे जब कोई ट्रांसमिशन होती है या सेल मेम्ब्रेन के लॉन्ग कोई पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या कोई इम्पल्स आती है, वहां से इम्पल्स ये बेसिकली क्या करती है, इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट कर, तो इससे नतीजे में यहाँ से कैल्शियम आयन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है मोटर एंड प्लेट। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, मोटर एंड। मोटर एंड प्लेट बेसिकली वो साइट होती है जहां पे
जो न्यूरॉन टर्मिनल्स हैं क्या है, एक्सॉन जो हैं वो इसकी सार्कोलीमा के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। सार्कोलीमा के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। यानी ये बेसिकली जैसे कि मैं कहता हूं कि ये एक्सॉन है, ठीक है, एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं। एक मोटर न्यूरॉन है। अब ये यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन का एरिया जो एक्सॉन के साथ अटैच है, इसे हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। इसे हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट। तो ये थी इसकी बेसिक सेलुलर। अब उसके बाद हम इसकी जो इंटीरियर है यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनेलिस के बारे में हमने पढ़ लिया, जो न्यूक्लियस भी होते हैं, और उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया या बाकी स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनेलिस में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे जो बेसिक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, मायोफिब्रल या मसल प्रोटीन कहते हैं, जो इन लॉन्गिट्यूडनल सेल के अंदर लॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द मसल क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। यानी हम इसके बाद जो पढ़ेंगे, मसल सेल के बाद जो हमने बेसिक पढ़ा, उसके बाद अगला स्ट्रक्चर क्या पढ़ेंगे, मायोफिब्रल या मसल प्रोटीन। अब ये सारा मसल सेल है या मसल फाइबर है, ये सारे का सारा क्या है, मसल फाइबर। अब इसके अंदर जो मसल प्रोटीन या मायोफिब्रल्स हैं, वो एंटायर लेंथ ऑफ द मसल यानी मौजूद होती है। यहाँ में बाकी स्ट्रक्चर या बाकी ऑर्गेनेलिज भी मसल के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पे मसल फाइबर या मसल प्रोटीन मायोफिब्रल जिन्हें कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जो एंटायर लेंथ ऑफ। ये बेसिकली ये वाली जो मायोफिब्रल्स हैं, ये कंट्रैक्शन जो मसल सेल की जो कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी है, वो इन्हीं मायोफिब्रल या इन मसल प्रोटीन की वजह से क्या होती है, मुमकिन होती है। अब जो मायोफिब्रल्स हैं वो दो तरह के हैं। अब मायोफिब्रल की जो है, जो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, वो दो कंपोनेंट्स हैं, बेसिक कह दें, बेसिक टू कंपोनेंट्स हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट, दूसरे को हम बोलते हैं थिन फिलामेंट। अब जो थिक फिलामेंट है, ये मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। थिक फिलामेंट्स किससे बने होते हैं, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और इसका जो डायामीटर है वो तकरीबन 16 नैनोमीटर होता है। इसका जो डायामीटर होता है वो तकरीबन कितना होता है, 16 नैनोमीटर होता है। अब जो थिन फिलामेंट हैं, ये बनते हैं तीन टाइप के प्रोटीन से, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, उसके बाद क्या है, ट्रोपोनिन। अब जो थिन फिलामेंट वो किस पर मुश्तमिल होता है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब इनका जो डायमीटर है इसका वो तकरीबन 7 to 8 नैनोमीटर होता है, 7 to 8 नैनोमीटर थिन फिलामेंट्स, जो यहाँ पे इन मायोफिब्रल के अंदर मौजूद होता है। तो यानी कि मायोफिब्रल इन दो टाइप के फिलामेंट से बने हैं, जिन्हें हम ओवरऑल मसल प्रोटीन्स कहते हैं। अगर हम मायोसिन की बात करें, मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो मायोसिन बेसिकली एक लार्ज प्रोटीन है जो इस मायोफिब्रल्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये 6 चेन से मिलकर बनी होती है मायोसिन।
मायोसिन बेसिकली क्या होती है, 6 चेन से मिलकर बनी होती है, 6 चेन्स होती है। इसमें से 2 हैवी चेन्स होती हैं और 4 क्या होती हैं, लाइट चेन। अगर हम मायोसिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो हैवी चेन्स हैं ये बेसिकली क्या करती हैं, एक दूसरे के गिर्द स्पाइरल की हुई होती है, यानी इन्होंने एक दूसरे के गिर्द रैप किया होता है। अब ये 2 हैवी चेन्स फिर ये बायलेटरली इनफोल्ड करती हैं, बायलेटरली क्या करती हैं, इनफोल्ड करते हैं। फिर वहां पे ये जो लाइट चेंज हैं ये दो यहाँ पे मिलके इनके क्या बनाती हैं, हेड बनाती हैं, ये 2 लाइट चेंज। यानी बेसिक बोन जो बनाती हैं मायोसिन की फिलामेंट्स का, वो बेसिकली क्या होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं जो बैकबोन है, और 2 लाइट चेन जो इसका क्या बनाती हैं, हेड बनाती हैं। तो अगर हम इसको ओवरऑल जो नॉर्मली जो ड्रा किया जाता है मायोसिन को, इस तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं जगह जगह, ये प्रोजेक्शन इसकी क्या कहलाती हैं, हेड। अब ये जो दरमियान वाला पोर्शन है ये बेसिकली वो उन लॉन्ग चेन या हैवी चेन पर मुश्तमिल इसकी टेल है, इन हैवी चेन के ऊपर मुश्तमिल क्या है, इसकी टेल। तो ये वाले जो दो हैं ये बेसिकली क्या हैं, ये हेड है। एक हेड के साथ क्या करती हैं कि ये एक्टिन के साथ बाइंडिंग करती है, दूसरे हेड के साथ इसके साथ क्या है, एटीपी बाइंडिंग होती है। तो यानी अगर मायोसिन के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मायोसिन के जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया 2 हैवी चेन और 4 लाइट चेन, और इसका क्या होता है अगर हम फर्दर देखें तो इसके 2 हेड्स होते हैं और उसके बाद टेल और एक फ्लेक्सिबल हिंज होता है। क्या होता है, फ्लेक्सिबल हिंज, जिसके थ्रू वो वहां पे यहाँ पे इस साइड पे। तो ये इसका मायोसिन का स्ट्रक्चर है। जो तकरीबन जो ओवरऑल जो फिलामेंट है इसकी लेंथ कितनी बनती है, सॉरी डायमीटर कितना बनता है, 16 नैनोमीटर। उसके बाद है एक्टिन, उसके बाद क्या है, एक्टिन। एक्टिन बेसिकली क्या होता है, 2 टाइप की फर्दर सब यूनिट से मिलकर बनती है, इन्हें एक फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं, जो बेसिक बोन है इसकी ये भी इसी तरह स्पाइरल की होती है। और उसके अलावा एक ग्लोबुलर एक्टिन होती है जो इसके ऊपर पाए जाने वाले वो साइट्स हैं जिसके साथ मायोसिन बाइंड करती है, यानी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स जो है इसके ऊपर, यानी उसे हम क्या बोलते हैं, यानी ये यूं एक एफ एक्टिन जो क्या कहते हैं, फिलामेंटस एक्टिन कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, जी एक्टिन जिसे हम ग्लोबुलर एक्टिन कहते हैं। ये जो ग्लोबुलर एक्टिन है ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है। अब उसके अलावा ये तो एंटायर लेंथ ऑफ द मसल, ये जगह जगह पे उसके सॉरी एंटायर लेंथ ऑफ द फिलामेंट ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिसके थ्रू मायोसिन इनके साथ क्या कर सकती है, अटैच कर सकती है। अब मायोसिन ये जो है सॉरी मायोसिन नहीं एक्टिन, एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट है उनको कवर करती है ट्रोपोमायोसिन। क्या करती है, ट्रोपोमायोसिन। ये भी एक स्पाइरल शेप है जो इन तमाम बाइंडिंग साइट को ऊपर से कवर करती है, इन तमाम बाइंडिंग साइट को ऊपर से क्या करती है, कवर करती है। जब मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर नहीं चल रहा होता, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर जब नहीं चल रहा होता तो ये जो ग्लोबुलर एक्टिन की जो बाइंडिंग साइट्स हैं इनको ट्रोपोमायोसिन ऊपर से क्या करती है, कवर करती है। जिस तरह दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जिस तरह एक गिलास है ओपन है, उसको आप उसके ऊपर प्लेट रख के उसकी उसकी
जो उसको क्या कर देते हैं, इनक्लोज करते हैं, यानी उसके अंदर कुछ चीज या उसके साथ कोई चीज उसके अंदर रखी ना जा सके। इसी तरह इसकी ये वाली जो बाइंडिंग साइड्स हैं, इन बाइंडिंग साइड्स को जो ऊपर से कवर करती है बर्तन की तरह, वो प्रोटीन क्या कहलाती हैं, ट्रोपोमायोसिन। यानी वो इन बाइंडिंग साइट को कवर किए होती है जब कंट्रैक्शन का प्रोसीजर नहीं चल रहा होता। उसके अलावा है ट्रोपोनिन। क्या है, इसे हमें ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जो 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनते हैं। ट्रोपोनिन इनहिबिटरी, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कंपोनेंट होता है, उसके अलावा ट्रोपोनिन सी। अब जो ट्रोपोनिन इनहिबिटरी है, ये क्या करता है, एक्टिन के साथ बाइंड करता है और उसको वहां से उसके साथ अटैच रखता है ट्रोपोमायोसिन के थ्रू, बाइंडिंग साइट को इनकवर करता है, यानी इनहिबिशन करता है बाइंडिंग को, मायोसिन की एक्टिन के साथ बाइंडिंग को। जिस तरह के ट्रोपोमायोसिन रोल प्ले कर रही है, कि ट्रोपोनिन इनहिबिटरी उस बाइंडिंग के साइट को कवर करने में हेल्प, और जिसकी वजह से जो बाइंडिंग है वो इनहिबिट हो रही है। उसके अलावा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, ये वाली क्या करती है, ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होती है, लेकिन ये इसकी प्लेसमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह हटाने में हेल्प आउट करती है, उसके साथ बाइंड करती है। ट्रोपोनिन कैल्शियम, इसके साथ क्या करता है, सी, इसके साथ कैल्शियम जो है आयन वो बाइंड करता है, जो कि एक्साइटेशन पोटेंशियल के नतीजे में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, जनरेट होता है या रिलीज होता है। तो वो इस ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ क्या करता है, बाइंड करता है। फिर वो क्या करता है कि ट्रोपोमायोसिन की अनकवरिंग होती है, यानी इस तरह एक्टिन प्रोटीन की बाइंडिंग साइट क्या होती है, अनकवर होती है। अब उसके साथ फिर मायोसिन क्या करती है, उन एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ जो बाइंडिंग है वो डेवलप होती है, यानी कंट्रैक्शन का प्रोसीजर है वो रन करते हैं। तो ये थे इसके मायोफिलामेंट्स के बारे में डिटेल। तो अब ये जो मायोफिलामेंट्स हैं, अब हम इसकी जो यूं कह लें कि एक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इसके यूनिट की, यानी ये जो सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो यहाँ पे हमने पढ़े हैं, ये काम किस तरह करते हैं, यानी हमारे बेसिकली वहां पे जो पैदा होने वाला जो कंट्रैक्शन का प्रोसीजर है, ये किस तरह फुलफिल होता है। ये तो हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, एक्टिन इस तरह है, मायोसिन इस तरह है, उसके जो बाइंडिंग साइट्स हैं उनके बारे में बात कर ली। तो अब हम इनको देखेंगे कि जो वहां पे ये किस तरह रोल करती हैं, काम करती हैं, हम उनके बारे में। अब इन मायोफिब्रिल्स या इन मायोफिब्रिल्स के अंदर एक टर्म जहां इसके लिए हम यूज करते हैं सार्कोमेर। क्या करते हैं, सार्कोमेर। सार्कोमेर बेसिकली इन तमाम प्रोटीन से डेवलप एक स्ट्रक्चर को कहते हैं। यहाँ पे एक कंट्रैक्शन का प्रोसीजर जो क्या करता है, रन होता है या फुलफिल होता है या चलाया जाता है। यानी जो यहाँ पे हमने जो मायोफिब्रिल्स पढ़ी है, क्या पढ़ी है, मायोफिब्रिल्स पढ़ी हैं या मायोफिलामेंट्स पढ़े, ये मायोफिलामेंट्स क्या बनाते हैं, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चरल साइट बनाते हैं। यहाँ पे कंट्रैक्शन का प्रोसीजर क्या करता है, रन करता है। उस स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को इन मायोफिलामेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेर। तो यानी अब हम जो पढ़ेंगे सार्कोमेर टर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेर। अब हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वहां पे जो कंट्रैक्शन हम किस तरह लीड होती है उसको हम देखेंगे। सार्कोमेर ये बेसिकली क्या है कि मायोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, जो थिक और थिन फिलामेंट से मिलकर बनता है। सिंपल इज दैट।
यानी सार्कोमेर बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, कंट्रैक्टाइल यूनिट है, जो थिक और थिन फिलामेंट जो एक्टिन और मायोसिन अभी हमने पढ़ी है उनसे मिलकर बनता है। यानी मसल सेल के अंदर बेसिक यूनिट जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, सार्कोमेर। क्या करता है, सार्कोमेर। अब हमने जो पहले कंपोनेंट पढ़े हैं, मायोफिलामेंट्स पढ़े, अब हम उसको यहाँ पे देख लें कि वो किस तरह सार्कोमेर बनाता है। ये वाली जो स्पाइरल लाइन है, इस स्पाइरल लाइन को हम बोलते हैं जी लाइन। ये जो स्पाइरल लाइन है, यहाँ पे भी स्पाइरल लाइन को हम क्या बोलेंगे, जी लाइन या जी डिस्क। अब ये वाला जो यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है, यहां से जी लाइन और इस जी लाइन के दरमियान वाला ये वाला जो एरिया है, इस सारे एरिया को हम सार्कोमेर कहते हैं। इस सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेर। यानी दो जी लाइन के दरमियान ये वाला जो एरिया है हम इसके सार्कोमेर। इसके बाद यहां से आगे दूसरा सार्कोमेर और इधर से इस तरफ जो है वो अगला तीसरा सार्कोमेर। तो यानी ये इन दो जी लाइन के दरमियान वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेर। अब ये वाली जो यूनिट है, ये जो ड्राइंग्स है, ये तीन फिलामेंट से बनती हैं, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। जो सारे यूनिट हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, इस थिन फिलामेंट को डेवलप करते हैं। इस थिन फिलामेंट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब दूसरा दरमियान में हमें ये जो खाली जगह, ये जो खाली जगह, इसे हम एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच जोन। इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, एच जोन। यानी ये दरमियान, यानी ये वो वाला एरिया है यहाँ पे थिन फिलामेंट मौजूद नहीं है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एच जोन। एक ये बात हो। अब उसके बाद यहां पे एक सेंट्रल लाइन मौजूद होती है। क्या होती है, सेंट्रल लाइन मौजूद होती है। उस सेंट्रल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। उस सेंट्रल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। अब उसके बाद यहां से इस तरफ क्या होते हैं, थिक फिलामेंट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो थिक फिलामेंट हमें पता किससे बनते हैं, मायोसिन से। उससे हम क्या बोलते हैं, मायोसिन से। अब उसके बाद ये वाला जो एरिया है, जो थिक फिलामेंट और कुछ थिन फिलामेंट्स के ऊपर क्या है, मुश्तमिल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, ए बैंड या अनिसोट्रोपिक बैंड। या क्या बोलते हैं, निसोट्रोपिक बैंड। अब उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये और ये, यहां पे थिक बैंड मौजूद नहीं है, इसे हम बोलते हैं आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड। यानी ये वाला एरिया, इस तरफ से ये वाला, यहां से ये वाला, यहां से ये वाला, इसे को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड।
और ये वाला जो दरमियान वाला एरिया जिसमें से कुछ थिन फिलामेंट के भी कंट्रीब्यूशन है, लेटर ऑन साथ में थिक फिलामेंट भी है, तो ये सारा एरिया क्या जो बनाता है इसे हम क्या बोलते हैं, ए बैंड या निसोट्रोपिक बैंड। और ये वाला क्या कहलाता है, थिन फिलामेंट्स पे जस्ट मुझे से हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड। ये दरमियान वाली सेंटर लाइन मैंने आपको क्या बताया, एम लाइन। और ये दरमियान ये वाली जो खाली जगह यहाँ पे थिन फिलामेंट मौजूद नहीं है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एच जोन। अब ये वाली जो दोनों लाइनों के दरमियान है इसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेर। ये जी लाइन बेसिकली क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन करते हैं। सार्कोमेर की जो बेसिकली क्या है, बॉर्डर लाइन है। तो ये आपका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जो एक आपका मसल का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, जो कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जो क्या पैदा करता है, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो यहां पे ही क्या करना है, मायोसिन ने इन फिलामेंट्स के साथ अटैच होके कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करना है। यहाँ पे रिलैक्सेशन का प्रोसीजर क्या होना है, प्रोसीड होना है। अगर हम इसके क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की बात। और जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है तो इसका मतलब है मायोसिन एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करेगी। बाइंड करने के बाद क्या होता है कि ये जो जी लाइंस हैं ये एक दूसरे के करीब हो जाती हैं, शॉर्टन हो जाती हैं। मायोसिन फिलामेंट जो है, जो थिक फिलामेंट है, वो अपनी जगह चेंज नहीं करते। अलबत्ता थिन फिलामेंट जो है वो इसके ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, जिसकी वजह से जो एच जोन है वो मतलब कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यानी यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है तो सार्कोमेर की जी लाइंस आपस में क्या होती हैं, करीब आती हैं। यानी अगर इसको मैं यहाँ पे कहूँ तो कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है तो ये जी लाइन ये आप एक दूसरे के करीब आती है। यानी अगर यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस अभी क्या है, 10 सेंटीमीटर। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर जी लाइन के दरमियान, दो जी लाइन के दरमियान वो डिस्टेंस कितना रह जाएगा, एग्जांपल के तौर पर 8 सेंटीमीटर, यानी वो कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ कि ये वाले जो थिन फिलामेंट हैं ये इसके साथ क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं, वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये दरमियान में एच जोन भी खत्म हो रहा है। थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के इसके ऊपर स्लाइड करते हुए कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसीजर को क्या करते हैं, लीड कर रहे हैं। तो ये मॉडल या ये जो तरीकाकार जिसकी जो हाइपोथेसिस की जो मतलब जो वाज़ेह किया गया है मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो जो यानी यहाँ पे आपके में जो फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट है आपका, वो इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी थिक फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करते हैं, वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। तो ये वाला मॉडल जो क्या कहलाता है, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। यानी जो फिलामेंट्स हैं वो स्लाइड करके मोशन या कॉन्ट्रैक्शन पैदा। इस तरह ये बाकी ये वाला सार्कोमेर या इस एक मायोफिब्रल्स के अलावा जो सारे सार्कोमेर जब क्या करते हैं, एट ए टाइम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके अंतर्गत में एक मसल सेल और मसल सेल फिर फेसिकल या फिर ओवरऑल मसल के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, और मसल एक अपनी एक पर्पसफुल मूवमेंट को क्या करता है, पैदा करता है। तो ये एक था सार्कोमेर लेवल पे, या एक यूं समझ लें मॉलिक्यूलर लेवल पे पैदा होने वाली चेंजेस, जो हमने उसको स्ट्रक्चरली भी देख लिया और उसके बाद क्या कर लिया, फंक्शनली भी देख लिया। तो अब उसके बाद सेल के अंदर जो कंट्रैक्शन है ये किस तरह प्रोसीड होती है, ये तो हमने एक उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे होने वाली तमाम चेंजेस को देखा। यानी एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के साथ बाइंड करके फिलामेंट्स जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अटैच होते हैं, स्लाइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। अब इस प्रोसेस की इनिशिएशन कैसे होती है, इस प्रोसेस की क्या होती है, इनिशिएशन कैसे होती है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रहने देते हैं, अब यहाँ पे हम उसको सेल के देखें। यानी ये आपका क्या है, एक मसल सेल है या मसल फाइबर। अब ये मसल सेल है, ये टी ट्यूब्यूल्स हैं,
ये मोटर एंड प्लेट है। अब जब कमांड आती है मोटर न्यूरॉन को, तो मोटर एंड प्लेट क्या करती है, वहां पे एसिटाइलकोलिन को क्या करती है, रिलीज करती है। एसिटाइलकोलिन को क्या करती है, रिलीज करती है। एसिटाइलकोलिन के रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि उस सेलुलर लेवल पे क्या होते हैं, पोटेंशियल चेंजेस आती हैं। क्या आती हैं, पोटेंशियल चेंजेस आती हैं, यानी कोलिनर्जिक के डिपेंडेंट जो चैनल्स है वो ओपन होते हैं। उसके नतीजे में वहां से सोडियम आयन बाहर से इनसाइड द सेल क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि सोडियम आयन जैसे जैसे इनफ्लक्स बढ़ता जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल है वो एक खास पोटेंशियल पे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर उस पोटेंशियल के एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि वो जो पोटेंशियल है वो पूरी सेल मेम्ब्रेन के अलोंग क्या करता है, मूव करता है। अब वो पूरी सेल मेम्ब्रेन के साथ मूव करने की वजह से वो यहाँ पे ये जो बेसिकली इसी सेल मेम्ब्रेन की क्या है, एक प्रोजेक्शन या ट्यूब्यूल है, उसको भी क्या करता है, उसके अलोंग भी मूव करता है। यहाँ पे जब ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जब ये ट्यूब्यूल स्टिमुलेट होती है, इन रिजल्ट यहाँ पे ये क्या करती हैं, इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती, जिसके नतीजे में यहाँ पे मौजूद जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। कैल्शियम आयन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। अब ये जो कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद ट्रोपोनिन सी के साथ क्या करता है, अटैच करता है। ट्रोपोनिन सी के साथ क्या करता है, अटैच करता है। ट्रोपोनिन सी के साथ अटैच होने के साथ वो क्या करता है, तो मायोसिन सॉरी ट्रोपोमायोसिन जो उस ग्लोबुलर एक्टिन को या एक्टिन को क्या की हुई है, उसकी बाइंडिंग साइट को कवर किए हुई है, उसको वहां से क्या करता है, अनकवर कर देता है। यानी कैल्शियम जो है क्या करता है कि ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होने के बाद ट्रोपोमायोसिन जो कि एक्टिन बाइंडिंग साइट के ऊपर एक कवर है उसको अनकवर करता है। अब उसके अनकवर होने के नतीजे में क्या होता है कि वो बाइंडिंग साइट क्या होती है, एक्सपोज हो जाती है। एक्सपोज होने के नतीजे में क्या होता है कि मायोसिन के जो हेड्स है, मायोसिन के जो हेड्स हैं वो एक्टिन की उन बाइंडिंग साइट के साथ क्या करते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि यहाँ पे होने वाला जो कंट्रैक्शन का प्रोसीजर है वो लीड होता है। तो हम इस प्रोसीजर को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल से क्या हुआ, एक्शन पोटेंशियल आएगा, सॉरी सिग्नलाइज किया जाएगा। तो यहाँ पे कोलिनर्जिक जो गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन होंगे, सोडियम इनफ्लक्स इंक्रीज करेगा, सोडियम इनफ्लक्स एक हद तक इंक्रीज कर जाएगा, जिसके बाद एक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। उनके एक्टिवेट होने के बाद एकदम सोडियम इनफ्लक्स इंक्रीज करेगा और एक खास एक्शन पोटेंशियल जो है वो मेम्ब्रेन के अलोंग ट्रेवल करेगा। वो मेम्ब्रेन के अलोंग ट्रेवल करने के बाद क्या करेगा, इन ट्यूब्यूल्स को भी स्टिमुलेट करेगा जहां इस मेम्ब्रेन के अलोंग भी पोटेंशियल, फिर इन रिजल्ट क्या करेगा, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जिसके नतीजे में वहां से कैल्शियम जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। ये कैल्शियम जो क्या करेगा, लेटर ऑन ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन से अनकवर करेगा। इस तरह एक्टिन की बाइंडिंग साइट क्या हो जाती, अनकवर हो जाएंगी और बायोसिन और एक्टिन का जो बाइंडिंग है वो मुमकिन हो पाएगी। तो ये इस तरह फिर एक दूसरे के साथ बाइंड होने के बाद जो फिलामेंट्स हैं वो अटैच हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, लीड होगा। सार्कोमेयर के लेवल पे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था जब कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसीजर लीड होता है तो ये इनवर्ड जंग सेंटर की तरफ करते करते हैं, स्लाइड करते हैं और जी लाइन के दरमियान डिस्टेंस क्या कर जाता है, रिड्यूस कर जाता है। तो इस तरह ये कॉन्ट्रैक्शन तमाम सार्कोमेयर जो एक फिलामेंट सॉरी मायोफिब्रल्स के अंदर मौजूद होते हैं उनके ऊपर प्रोसीड होते हैं। फिर इंडिविजुअल सेल ओवरऑल के जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सलाह से देखा जाए तो तमाम के अंदर ये प्रोसीड होता जाएगा और मामला क्या हो जाता है, फुलफिल हो जाएगा। तो इस तरह ओवरऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है।